गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 का वितान भाग 2 से डायरी के पन्ने चैप्टर का 5वां भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछले 4 भागों में आपने देखा, पिछले भाग की हम चर्चा करते हैं बाकी 3 भाग में, कि किस प्रकार से इन लोगों का अब रहने का एडजस्टमेंट हो गया। अभी फ्री का बिजली पानी यूज करने का अब यहाँ लिमिट में है एकदम से। और आप जैसे जर्मनी वगैरह में है, वहाँ जैसे इलेक्ट्रिक प्रीपेड है, गैस प्रीपेड है, सब कुछ राशन प्रीपेड है, लिमिट है कि आप इससे अधिक राशन नहीं ले सकते, उसके लिए फिर परमिशन लेना होगा। तो जब लिमिट है तो आप लिमिट जब पार कर जाएंगे तो अगर ओपन में है तो जैक पास करा लेंगे, लेकिन आप खुद अज्ञातवास में हैं तो आप कहाँ से फिर ले आएंगे। अब फिर अगले महीने ही आपको इशू होगा। तो कहे कि अब हम लोग बड़ा हाथ बटोर करके रखना पड़ेगा। हाथ बटोर करके ही रखना पड़ेगा। अब वो लिखती जाती, कहती मैं तुम्हें अब बताती हूँ अपनी कहानी, कि मैं पेपर जो तुम्हें बता रही हूँ, शायद ये अपनी कहानी बता रही हूँ, तुम्हें शायद समझ में न आए, लेकिन अब उस पर जोर मत देना। मैं दरअसल की कहानी, इसकी कहानी, उसकी कहानी बताई हूँ, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि मैं अब लिख करके काटूंगी नहीं, पन्ने को रद्दी में फेंकूंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पन्ने की बड़ी कीमत है। हाँ, इसलिए तुम्हें इस लेख का आज के हिस्से का कोई शेर पर नहीं मिलेगा। तुम्हारी ऐड यहाँ तक हुआ था। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे शुक्रवार 19 मार्च 1943। कहती मेरी प्यारी किट्टी, अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि हमारी खुशी निराशा में बदल गई। टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। हुआ यह था कि एक केंद्रीय मंत्री ने यह कहा था कि टर्की जल्दी ही तटस्थता छोड़ देगा। न तटस्थ था वो, न किसी तरफ, न जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था, न फ्रांस की तरफ से लड़ रहा था, किसी की तरफ से नहीं लड़ रहा था। लेकिन ये आया था कि वो फ्रांस की तरफ से लड़ने लगेगा तो अब बात बन जाएगी, जल्दी से सुलह समझौता हो जाए, निपटारा हो जाए, कुछ न कुछ होगा। लेकिन फिर न्यूज़ आया कि नहीं, अभी वो तटस्थ ही रह रहा है, अभी युद्ध लड़ने की घोषणा नहीं किया है। डैम चौक पर अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था टर्की इंग्लैंड के पक्ष में, टर्की इंग्लैंड के पक्ष में। अखबार उसके हाथों से झपटे जा रहे थे और इस तरह से हमने वह उत्साहवर्धक अफवाह सुनी थी। न्यूज़पेपर वाले तो अजीब तरीके से न्यूज़पेपर बेचते हैं ना, उनको न्यूज़पेपर बेचना है, एक दूसरे का शीर्षक दूसरे में जोड़ करके। हाँ, माया मुलायम से मिले, मुलायम मोदी से मिले, इस प्रकार से जोड़ करके वो बेचेंगे अखबार। तो अब वहाँ भी न्यूज़पेपर वाले की टर्की इंग्लैंड की तरफ से युद्ध करेगा, इंग्लैंड की तरफ से युद्ध करेगा, मतलब कि अब कुछ जर्मनी का कुछ हला भला अब होने वाला है। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा चुके थे। देखिए, हमारे यहाँ जो नोटबंदी हुआ 2017 में, नोटबंदी हमारे यहाँ हुआ, और उनके यहाँ नोटबंदी 1943 में ही हो गया था। सोचिए, जर्मनी में 1943 में ही नोटबंदी हो गया था, क्योंकि यहाँ 1943 में नोटबंदी हो गया था। 1000 रुपए के जो नोट थे वो अवैध घोषित कर दिए गए थे। यह ब्लैक मार्केट का धंधा करने वालों और उन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। उन जैसे यानी कि जो ये लोग अज्ञातवास में यानी छिप कर रहे हैं। भाई जो ओपन है तो सरकार ने तो टाइम दिया था कि भाई आप इतने समय तक बैंकों में वो नोट जमा करके उसके बदले आप दूसरा नोट ले सकते हैं। लेकिन जो लोग ब्लैक मार्केट में ब्लैक धंधा किए, जिनके पास पैसे कोई हिसाब किताब नहीं है,
या जो लोग छिपे हुए हैं अज्ञातवास में, वो क्या करेंगे? लेकिन उससे बड़ा संकट उन लोगों का है जो या तो भूमिगत हैं या जो अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं, यानी ब्लैक मार्केट है। 1000 गिल्डर का नोट बदलवाने के लिए आप इस स्थिति में हो कि ये नोट आपके पास आया कैसे और उसका सबूत भी देना होगा। भाई आप इतना पैसा जमा कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी नोटबंदी हुआ था तो हुआ था कि 50,000 तक आप जमा करेंगे तो कोई आपसे पूछताछ नहीं होगा, लेकिन 50,000 से ऊपर अगर आप जमा करते हैं तो आपको उसका ब्यौरा देना पड़ेगा, आपको आधार कार्ड पैन कार्ड देना पड़ेगा कि आपके पास ये नोट्स कहाँ से आए, क्या आप करते हैं, आपने इसका टैक्स भरा है कि नहीं, इनकम टैक्स देते हैं या नहीं, इतना नोट जमा कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको उसका पूरा सबूत देना होगा। इन्हें कर अदा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। या तो अग्रिम टैक्स भर देते हैं लोग, क्या हुआ ये बात, तो लोग उस साल इनकम टैक्स खूब जमा हुआ, अग्रिम टैक्स जमा कर देते थे। कर अदा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता था, लेकिन अगले हफ्ते तक ही समय दिया गया था कि आप उस पैसे को टैक्स में दे सकते हैं, लेकिन कब तक? अगले हफ्ते तक। अगले हफ्ते के बाद ये नोट आपकी जो कि बेकार हो जाएगी, रद्दी हो जाएगी। 500 गिल्डर के नोट भी तभी बेकार हो जाएंगे, 1000 के नोट और 500 के नोट भी बेकार हो जाएंगे। गियर्स एंड कंपनी के पास 1000 गिल्डर के कुछ नोट्स बाकी थे, क्योंकि उनकी कंपनी के पास 1000 रुपये के नोट थे जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था। इन्हें कंपनी ने आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर अदायगी में निपटा दिया। कुछ 1000 रुपये के नोट था जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था कि कहाँ से आए, तो उसको चलो अग्रिम टैक्स के रूप में जमा कर दिया। इसलिए फिलहाल तो गर्दन पानी के ऊपर ही है, यानी बच गई, मुसीबत टली। मिस्टर डसल को कहीं से बाबा आदम के ज़माने के पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई है। इसका मतलब संभवतः जल्दी ही मेरे दांतों का पूरा चेकअप हो जाएगा। यानी उनके पैर से चलाने वाली ड्रिल मशीन, दांत को चिकना, दांत को बराबर घिस कर करने वाला मशीन मिल गया, और वहाँ जो भी आता है यही सबसे छोटी इन्हीं के ऊपर प्रयोग किया। मतलब कह रहे कि अब मेरे दांतों का जल्दी से सर्जरी होगा। जब घर के कायदे कानून मानने की बात आती है तो मिस्टर डसल भयंकर रूप से आलस दिखाते हैं कि भाई अनुशासन में रहिए, ये नियमों का पालन करिए, उन नियमों का पालन करिए। अरे छोड़िए, कौन पालन करेगा, क्या करेगा। न केवल वे चार्लोट से पत्राचार कर रहे हैं और भी कई दूसरे लोगों से के साथ भी चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। यहाँ पे ये है कि कोई किसी से बात नहीं करेगा, कोई किसी से चिट्ठी पत्री नहीं करेगा, लेन देन नहीं करेगा, आएगा जाएगा नहीं, लेकिन वो चार्लोट उनके दोस्त हैं, उनसे पत्राचार करें, पत्र भेज रहे हैं, आ रहा है, और कई दूसरे लोगों के साथ भी चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। मार्गोट जो कि उनकी डच अध्यापिका है, उनके ये पत्र ठीक करती है। जो उनकी मार्गोट बहन है, डच उनको सिखाती है, डच उनको नहीं आता है, तो उनके पत्र वो ठीक करते हैं, इसलिए जान जाते हैं कि ये पत्र किसको भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं। पापा ने उन्हें मना किया है कि वे ये सब कारोबार बंद करें, और मार्गोट ने उनके पत्र ठीक करने बंद कर दिए हैं। तो उनके पापा ने कहा कि भाई ये सब बंद करिए, नहीं तो हम लोग पकड़े जाएंगे, यहाँ हम लोग छिप के रह रहे हैं, अज्ञातवास में रह रहे हैं, और आप कि पत्र लिख रहे हैं। मार्गोट को भी मना कर दिया, देखो अब इनके पत्र तुम मत लिखो। लेकिन मुझे पता है वे अपनी चिट्ठी पत्री फिर से शुरू कर देंगे। एन फ्रैंक कहती है कि लेकिन मुझे मालूम है कि वो जल्दी ही फिर से पत्र व्यवहार शुरू कर देंगे। जनाब हिटलर घायल सैनिकों से बातचीत कर रहे हैं, हमने उन्हें रेडियो पर सुना। सचमुच यह सब कुछ करुणाजनक था। सवालों जवाबों का सिलसिला इस तरह से चल रहा था। हिटलर वो अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन करने के लिए हॉस्पिटल गया और उसे मिल रहा है। एक सैनिक से पूछा, आपका नाम? कहा, मेरा नाम हेनरिक सापेल है। मेरा नाम हेनरिक सापेल है। पूछा, आप कहाँ जख्मी हुए थे? स्नालिग्राद के पास। किस किस्म का घाव है यह?
का दोनों पाँव बर्फ़ की वजह से गल गए हैं और बाएं बाजू की हमें हड्डी टूट गई है। ये बातें जस की तस दे रही हूँ जो मैं रेडियो पर कठपुतलियों के खेल की तरह सुनी है। कह रहे हैं कि मतलब सैनिक ये बताते हुए गर्व कर रहा है कि स्टालिनग्राद के पास ये घटना हुआ। कैसे हुआ? क्या कि बर्फ़ में मैं फंस गया था, दोनों पैर बर्फ़ में गल गए और जो बाजू है, जो बाँह है, उसकी हड्डी टूट गई है। क्योंकि ये बातें मैं एकदम जो ऐसे रेडियो पर सुनी वैसे ही आपको बता रही हूँ। घायल सैनिक जैसे अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री है, वहाँ का शासक है, मुख्य शासक है, और वो आपसे मिलने आ रहा है, तो पूरा गर्व की बात है। जितने ज़्यादा घाव उतना ज़्यादा गर्व। उनमें से एक तो हिटलर से हाथ मिलाने के ख्याल से ही इतना उत्साहित हुआ जा रहा था, मेरे ख्याल से तो अभी भी वह उसी उत्साह में होगा कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा। अरे आप साहब, आप सरकार, प्रधानमंत्री एक सैनिक से मिलने आ गया, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मुझसे डसल साहब का साबुन ज़मीन पर गिर गया था। अब ये सुन रही थी कि चले थे, तब तक उनका साबुन रखा था वहीं, उन्हीं कमरे में वो रहती थी, वो भी रहते थे। साबुन गिर गया और उस पर पैर पड़ गया, साबुन का काम खत्म। मेरा पैर उस पर पड़ गया और पूरा साबुन ही गायब। मैंने पापा से कहा कि मिस्टर डसल को इसकी भरपाई कर दें। उनको हर महीने युद्ध के समय के घटिया साबुन की एक ही बट्टी मिलती है, तुम्हारी है। तो जानती थी कि अब हल्ला मचेगा, मेरा साबुन क्या, क्योंकि वहाँ से हर चीज़ लिमिट में। अब एक ही बट्टी साबुन, वो बट्टी ख़त्म, इनको कहीं न कहीं से साबुन ला कर दे दीजिए, तुम्हारी है। शुक्रवार 23 जनवरी 1944, मेरी प्यारी किट्टी। अब ये 23 जनवरी की बात कर रही है कि इधर के सप्ताहों में मुझे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई। अब इधर साल भर बीत गया, तब देख रही कि पूछ रही अपने पापा से, मम्मी से कि दादाजी का क्या नाम था, वो कितने भाई थे, उनके पिताजी का नाम क्या था, वो कितने भाई थे, उनके कितने कितने लड़के, उनके पिताजी का क्या नाम था, इत्यादि परिवार वंशावली और राजघरानों के, राजाओं के नाम वो छापने लगे। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो तो तुम्हें अतीत में गहरे और गहरे उतरना पड़ेगा। एक बार आप जानना शुरू कर दीजिए अपने वंशावली के वंश के बारे में, तो बहुत दूर तक जाना पड़ेगा आपको। इस खोज से तुम्हारे हाथ और भी रोचक जानकारियां मिलेगी। भाई आप जितना खोज अध्ययन करोगे, जितना जानकारी इसको, तो नई नई चीज़ें मिलेगी आपको। हालांकि जब मेरे स्कूल के काम की बात आती है तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ और रेडियो पर BBC की होम सर्विस को समझ सकती हूँ। इसके बावजूद मैं अपने ज़्यादातर रविवार अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने और देखने में गुजारती हूँ। स्कूल काम भी मेहनत से करती है। BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट रेडियो पर चलता था और उसी पे सुनती थी वो, पढ़ाई से संबंधित, फिर फिल्मों से संबंधित। संडे के दिन वो हीरो हीरोइन का फ़ोटो अलग करती थी, उनका नाम अलग करते थे। मिस्टर कुगलर मुझ पर हर सोमवार कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होते थे और मेरे लिए सिनेमा एंड थिएटर्स पत्रिका की प्रति लेते आते थे। वो मंडे को जाते थे और वही कापी पत्रिका लेते आते थे, जिसमें से वो हीरो हीरोइन का फ़ोटो काट काट करके अलग एल्बम बनाते थे। इस घर परिवार के ऐसे लोग भी जो जरा भी दुनियादारी नहीं है, इसे पैसों की बर्बादी मानते हैं, लेकिन इस बात पर हैरान भी होते हैं कि कैसे मैं 1 साल के बाद भी किसी फिल्म के सभी कलाकारों के नाम ऊपर से नीचे तक सही सही बता सकती हूँ। लोग कहते हैं क्या है आप ये फिल्मी पत्रिका लाते हैं, क्यों समय पैसा बर्बाद कर रहे हैं संगी में। लेकिन जब साल भर बाद कोई फिल्म अगर पढ़ी होती है, देखी होती है, तो पढ़ने के बाद नहीं आता है
स्टार, को स्टार, प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर, लिरिक्स, म्यूजिशियंस हैं, तो सारे कलाकारों के नाम सीरियल से एकदम ऊपर से नीचे तक बता जाती है। इसमें ये हीरोइन है, ये हीरो है, ये विलेन है, ये सह कलाकार है, ये बाल कलाकार है, जैसे होता है ना, ये डांसर है, ये म्यूजिशियन है, ये सिंगर है, सबका नाम वो एकदम सीरियल से बता देती है। बेब जो अक्सर छुट्टी के दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाती है, शनिवार को ही मुझे बता देती है कि वे कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं। तो मैं फिल्म के मुख्य नायकों नायिकाओं के नाम तथा समीक्षाएं फर्राटे से बोलना शुरू कर दें। शायद फिल्म, अरे ये तो फिल्म है, ये हीरोइन है, ये हीरो है, ये कहानी है इसका। हाल ही में मम्मी ने फिक्रा कसा कि मुझे बाद में फिल्म देखने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मम्मी ने तंज कसा उन पर, ताने मारे कि तुम्हें फिल्म देखने जाने की कभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सारी फिल्मों की कहानियाँ, नायकों के नाम तथा समीक्षाएँ ज़बानी याद है। भाई इन्हें तो सब कुछ याद है, तो फिल्म देखने जाने की इन्हें ज़रूरत ही नहीं है। जब भी मैं नई केस सज्जा बनाकर बाहर आती, हेयर स्टाइल, केस सज्जा हेयर स्टाइल बनाकर के बाहर आती, और मैं सबके चेहरों पर उगाई असहमति साफ साफ पढ़ सकती। कोई खुश नहीं होता था। क्या बनाया, ये तो फलाने हीरोइन का नकल है, ये तो ये एक्ट्रेस करती थी ऐसा, ये तो फलाने मॉडल का है, यही कह कर के ना कोई खुश नहीं होता। और यह भी बात बता सकती हूँ कि कोई न कोई जरूर टोक देता है कि मैं फला फिल्म स्टार की नकल कर रही, कोई न कोई टोक देता कि ये फला फिल्म स्टार की नकल कर रही है। मेरा यह जवाब कि ये स्टाइल मेरा खुद का आविष्कार है, मजाक के रूप में लिया जाता था। कहते कि हाँ मैं किसी हीरोइन का, मैं किसी हीरो का नकल थोड़ा किया, ये मैंने अपने से बनाया है, अब मेरा अपना स्टाइल है। तो लोग उसको मजाक में उड़ाते, चलिए हेयर स्टाइल बनाना है, रख बेटा। जहाँ तक मेरे हेयर स्टाइल का सवाल है, वह आधे घंटे से ज़्यादा नहीं टिका रहता था, क्योंकि मेरा हेयर स्टाइल की बात है, केस सज्जा की बात है, तो वो आधा घंटे से अधिक नहीं टिकता। मैं बोर हो जाती थी, उससे बोर हो चुकी होती थी, और सबकी टिप्पणियाँ सुनते सुनते मेरे कान पकने लगते थे, बोर हो जाते थे। और सब लोग जो टिप्पणी कर रहे हैं, ताना कर रहे हैं, उससे भी वो कान उसके पक जाते हैं। मैं नहीं करूँगी, मैं सीधे गुसलखाने की तरफ लपकती हूँ, बाथरूम, स्नान घर, गुसलखाना स्नान घर की तरफ जाती है, और मेरे बाल फिर से पहले की तरह उलझे हुए घुघराले हो जाते हैं। कर ली है, और उसके तरह पिन उन लगा करके उसको हेयर स्टाइल चेंज करती है बेचारे, लेकिन कोई उसके उस चेंज हेयर स्टाइल से सहमत नहीं होता है। तो कहती है कि क्या, कि फिर मैं तुरंत जाती हूँ स्नान घर में और उसको चेंज कर देती हूँ। चेंज करने के बाद फिर मेरा वही अपना नेचुरल जो हेयर स्टाइल है वो हो जाता है। तुम्हारी एंड। ठीक, आज के लिए इतना ही। अब कल नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ाएंगे, बुधवार 28 जनवरी 1944 की बात है। यहाँ तक आप लोग पढ़े थे। अब उसके बाद अगला वीडियो में चलेगा, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा।